अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। बहुत सारे मामलात में नताइज हमेशा हमारी मर्जी के नहीं हुआ करते। कभी कभी कुछ ऐसा भी भुगतना पड़ता है जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता, और हम इस वाक़े की हकीकत को मानने के लिए मुसलसल बेयकीनी से आंखें मसल रहे होते हैं। मेरे हाथों में नोटों की गट्टी थी और मैं गिन रहा था, और ये नोट गिनती में काफी ज्यादा थे। ये इतने ज्यादा थे कि अगर मैं कोई नौकरी करता तो शायद मुझे इतने पैसे ना मिलते जितने पैसे मुझे इस काम की बदौलत मिल रहे थे। और क्यों मिल रहे थे, ये एक बहुत बड़ा राज था। मैं पैसे लेके बॉर्डर पार करवाया करता था। मुख्तसर अल्फाज में अगर कहा जाए कि मैं अपनी उस पाक सरजमीन के साथ गद्दारी कर रहा था, तो ये इसी गद्दारी के एवज मिलने वाली बहुत बड़ी रकम थी। मेरे सामने कोई 60 साल शख्स बैठा हुआ था, जो इसके साथ बुरके में एक नौजवान कुछ साला लड़की बेटी हुई थी। मुझे सिर्फ इस लड़की की आंखें ही नजर आ रही थी, जिनके कटोरे काजल से भरे हुए थे। पैसों का हिसाब करने के बाद मैंने इस शख्स से कहा कि अभी तुम्हें कुछ दिन यहाँ पर मेरे घर में रहना होगा, जब तक मैं साफ रास्ता ना देख लूं। मैं पहले जगह का तयन करता हूँ कि कहीं कोई सख्त पहरा तो नहीं, कहीं कोई खतरा तो नहीं, और जहां मुझे रास्ता साफ मिलता है वहां पर ही मैं जगह बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरी बात सुनकर वो शख्स थोड़ा परेशान हो गया और कहने लगा कि हमें कितने दिन यहाँ रहना होगा। तो मैंने उससे कहा कि बस 2 से 3 दिन ही लगेंगे। 2 से 3 दिन का सुनकर उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक नजर आई थी। मेरा छोटा सा घर था और इसमें एक ही कमरा था और छोटा सा बरामदा था। मैं कमरे में सोता था, लेकिन जब भी मुझे कोई हद सरहद पार करने वाला आ जाता तो मैं उसके लिए कमरा खाली कर देता था। इसे कमरे में रहने का बोलता था और खुद बरामदे में चारपाई लगा लेता था। मैंने इन दोनों को कमरे में सोने का कहा और खुद बरामदे में चारपाई लगा ली। मैंने रात को सोने की कोशिश की, लेकिन इस लड़की की आंखें मेरी नींद में खलल डाल रही थी। जैसे ही मैं आंखें बंद करता तो इसकी आंखें मुझे याद आ जाती और मैं फिर से जाग जाता, और सारी रात मेरी इसी तरह से गुजर गई। मैं सो बेचैन होकर उठा। आज तक मैंने बहुत सारे लोगों को सरहद पार करवाई थी, जिसमें लड़कियां भी शामिल थी। ये ऐसी लड़कियां होती थी जिन्हें सरहद पार किसी लड़के से मोहब्बत हो जाती थी, और इसकी मोहब्बत में सरहद पार करने का रिस्क भी ले लिया करती थी। ये पहली लड़की थी जिसने मुझे अपनी तरफ मतवज्जो किया था। मैंने सोचा कि अभी तो मैंने सिर्फ आंखें ही देखी हैं, अभी मुकम्मल सरापा तो देखा ही नहीं था। मैं सोच सोच कर हलकान हुए जा रहा था, लेकिन मैंने इस लड़की से बात करने की या इसके करीब जाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि ये मेरे असूलों के खिलाफ था। मेरा यही असूल था कि मुझे किसी को परेशान नहीं करना है। अगर मैं इस काम को सही तरीके से सर अंजाम नहीं देता हूँ तो मेरी रोजी का मसला हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। अब तक मैंने सिर्फ पैसे को ही अजीज रख कर रखा था, और पैसा मेरी अव्वलीन तरजीह था। लेकिन ये लड़की ये लड़की तो मेरे हवासों पर सवार हो गई थी। फिर भी मैंने इसके ख्याल को छटक दिया था। जब मुझे 10 लाख रुपए की रकम याद आई, 2 दिन यूं ही गुजर गए। मैं ये सोच रहा था कि इन दिनों के माबैन क्या रिश्ता है, या ये बाप बेटी है, या कुछ और मसला है, या ये शख्स इस लड़की को अगवा करके सरहद पर बेचने के लिए ही लेकर जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं किसी के बारे में इस कदर सोच रहा था। वरना अब तक लोग आते थे और मैं इन्हें कुछ दिन अपने घर में रखता था और फिर इन्हें भेज देता था। इन्हीं पैसों में से मैं इनके खाने पीने का बंदोबस्त कर लिया करता था, और इन्हें अच्छी खुराक देना मेरा काम था। ऐसे ही मैं एक रात सोया हुआ था कि किसी ने मुझे झंझोड़ कर जगाना चाहा। अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वही लड़की सामने खड़ी है। उसने मुझसे कहा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसको दवाई चाहिए। मैंने कहा कि उसको क्या हुआ है, तो उसने कहा कि आपने खाने में ऐसा कुछ खिला दिया है कि मुझे खाना खाने से एलर्जी हो गई है। अगर मसाले में ऐसा वैसा कुछ इस्तेमाल किया जाए तो मुझे हजम नहीं होता, उल्टियां शुरू हो जाती हैं, और मैं इतनी देर से उल्टियां कर रही हूँ और मेरी उल्टियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। उसकी बात अभी मुकम्मल ही ना होने पाई थी कि एक बार फिर से उसको उल्टी आने लगी और उसका नकाब ढलक गया और वो तेजी से बाहर भागी। मैं भी उसके पीछे हो लिया और मैंने देखा कि वो बहुत बुरे तरीके से उल्टियां कर रही थी। उसकी तबीयत वाकई खराब हो गई थी। मैं एकदम से अंदर गया और उसके लिए पानी लेकर आया। मैंने पानी की बोतल उसके सामने की तो उसने मेरे हाथ से पानी की बोतल ले ली। उसने अपने मुंह से पानी के छींटे मारे और 2 घूंट पानी पीने के बाद मेरी तरफ सर उठाकर देखा और मुझे बोतल वापस कर दी और मेरा शुक्रिया अदा किया। ये पहले ही बाहर था जो मैंने उसके चेहरे का मुकम्मल तवाफ किया था। वो मेरी तवक्को से ज्यादा हसीन थी। मैंने कहा कि आपकी तबीयत तो वाकई बहुत खराब लग रही है, अब इस मसले का क्या हल है? तो उसने कहा कि वो गोली होती है जो उल्टी को रोकती है। अगर वो गोली मिल जाए तो आराम आ जाएगा, वरना मेरी उल्टियां इसी तरह चलती रहेंगी। रात का पहर था। चांद पूरे आबोताब के साथ चमक रहा था और उसकी चांदनी में उसका महसूर कुन
वजूद मुझे उसकी तरफ माइल कर रहा था। मैंने उससे इस गोली का नाम पूछा तो उसने नाम बताया। मैंने फौरन से करीबी अस्पताल, या यह अस्पताल रात के वक्त ही खुलता है। मैंने बहुत दुआएं कर रहा था कि ये गोली मिल जाए। मैं इस लड़की को तकलीफ में नहीं देख पा रहा था। मुझे गोली मिल गई थी और मैं बहुत खुश होकर गोली लेकर घर आ गया। मैंने इससे कहा कि गोली मिल गई है। गोली को देखकर उसे तशक्कुर भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने एक बार फिर से पानी की बोतल उसको दी और उसने गोली खा ली। इतनी देर तक वो मेरी ही चारपाई पर बैठी हुई थी और मेरी नींद तो जैसे उड़ चुकी थी। उसके हसीन चेहरे ने मुझे अपना गर्विदा बना लिया था। मुझे लगा पहले कि वो घबराई हुई डरी सहमी सी लड़की है, लेकिन आज वो मुझे काफी बाएतमाद लड़की लग रही थी। उसने कहा कि मैंने सोने जा रही हूँ, अब शायद मुझे आराम आ जाए। मैंने उससे कहा कि आप मुझे पहले बता देती तो मैं आपके लिए सब्जी का कुछ इंतजाम अलग कर देता। उसने कहा कि मैं ऐसे बाहर के खानों से एलर्जिक हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन आपको मुश्किल नहीं डालना चाहती थी। जो खाना सामने आया मैंने खा लिया। ऐसे कहकर वो अंदर चली गई और मैं उसके बाद ठीक से सो नहीं पाया। फजर के वक्त जाकर मेरी आंख लगी। सुबह मैं उठा तो काफी बेचैन सी रात गुजरी थी। ये शायद मेरी निगाहें उस लड़की की मुतलाशी थी। वो सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली तो मुझे परेशानी हुई। मैं उसकी एक झलक देखना चाहता था। उसका हसीन सरापा मुझे अपने शहर में जकड़ रहा था, लेकिन क्योंकि ये मेरे उसूलों के खिलाफ था, इसलिए मैं अंदर नहीं गया था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं अपने असूलों में से मुनहरफ हो रहा था, और पहली बार मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे अपने बनाए हुए असूल भूल भाल जाऊं। और सारा दिन ऐसे ही गुजर गया, यहाँ तक कि सोने का वक्त हो गया। मैं अपनी चारपाई पर सोने की तैयारी कर रहा था कि मुझे उस लड़की की चूड़ियों की खनक सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सामने खड़ी थी। मुझे लगा आज फिर शायद उसकी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन आज तो मैंने उसे कम मसाले वाला अलग से खाना बनाकर दिया था। आज तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने उसे कुछ पूछा कि क्या आपकी तबीयत खराब है, तो उसने कहा कि नहीं, मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक है, बस मुझे थोड़ी सी गर्मी और घुटन हो रही है अंदर। मैं खुली फिजा की शौकीन हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़ा बाहर बैठूं ताकि थोड़ी सी ताज़ा हवा अपने अंदर उतार सकूं। उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। आज गर्मी मामूल से ज्यादा थी और हब्स भी था। और मैंने उससे कहा कि आप बाहर चली जाएं। उसने कहा कि मुझे अकेले डर लगेगा, आप भी मेरे साथ आकर बैठ जाएं। मैं थोड़ी देर हवा खोरी करना चाहती हूँ। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मेरी तो दिल की मुराद भर आई थी। वो खुद मुझे अपने साथ बुलाने का बोल रही थी। मैं उसके साथ ही चल पर बाहर आ गया। मैंने उससे कहा कि छत पर अच्छी हवा होगी, हम छत पर चलते हैं। ऐसा करें, आप छत पर चली जाएं, मैं आपके लिए एक चाय बनाकर लाता हूँ। उसने कहा कि गर्मी तो काफी ज्यादा है, लेकिन छत पर बैठकर चाय पीने का मजा ही अलग होगा। ऐसा कहती हुए वो सीढ़ियां बोर करती ऊपर चली गई। मेरे छोटे से घर के छोटे से छत पे वो चली गई थी और मैंने जल्दी से 2 कप चाय बनाई और ऊपर ले आया। सामने का मंजर देखकर तो मैं एक पल को हैरान रह गया। उसने अपना हिजाब उतार दिया था और उसके खूबसूरत बाल हवा में लहरा रहे थे। वो बेशक एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसने अपना बुर्का भी उतार कर एक तरफ रख दिया था और उसने स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था, जो उसके वजूद पर बहुत भला महसूस हो रहा था। हम दोनों साथ बैठ गए और बातें करने लगे। मैंने उससे पूछा कि ये शख्स तुम्हारा क्या लगता है, तो उसने कहा कि ये शख्स मेरा बाप है। मुझे अंदाजा तो हो चुका था कि ये इस शख्स की बेटी है। मैंने कहा कि ये तुम्हें सरहद पार करके क्यों लेकर जाना चाहता है, इसका क्या मकसद है तुम्हें वहां लेकर जाने के पीछे। न जाने क्यों मुझे सब महसूस हो रहा था कि वो अपनी बेटी को फरोख्त करने के लिए सरहद पार लेकर जा रहा है। इसीलिए मैंने सवाल किया था, वरना मैं मुसाफिर से सवाल करना मुनासिब नहीं समझता था। अपने काम से काम रखता था। उसने कहा कि इसके वालिद का ताल्लुक हिंदुस्तान से और उस वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान से। दोनों की आपस में जान पहचान थी, लेकिन बीच में सरहद थी। फिर भी इनकी शादी हो गई और मेरी वालदा अपने कागजात बनवाकर जायज तरीके से हिंदुस्तान चली गई, और मैं इन दोनों की खानदानों की रजामंदी शामिल थी। और मेरी वालदा को वहां की शोहरियत मिलने में काफी वक्त लगा था, क्योंकि फिर मैं पैदा हो गई और शहरियत का वक्त लेट हो गया। और मैं जब 13 साल की हुई तो मेरे वालिदैन के बीच मामला बिगड़ना शुरू हो गए और इन दोनों में लड़की हो गई। जब मुझे रखने की बात आई तो फिर मेरे वालिदैन के माबैन लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इसी दौरान मेरे नाना आए और मेरी वालदा को और मुझे पाकिस्तान लेकर गए और काफी फसाद हुआ। और फिर हम लोग पाकिस्तान में रूपोश हो गए ताकि मेरे वालिद हमें तलाश ना कर सके। मेरे नाना घर तब्दील कर दिया करते थे और मेरे वालिद की रसाई मुझ तक मुमकिन ही नहीं थी। इतने सालों बाद बहुत मुश्किल से वालिद को मेरा पता चल गया था, लेकिन इनके लिए पाकिस्तान आना जाना आसान नहीं था। बहुत से मसले मसाइल हो जाते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई करने से अच्छा है कि वो खुफिया तरीके से सरहद पार करके आए और मुझे ले जाएं। वो सरहद पार करके आए थे और फिर उन्होंने मुझे तलाश कर लिया था और मुझे कहा कि वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। जब मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं यहाँ पली बड़ी हूँ और मैं वापस जाना नहीं चाहती, तो उन्होंने कहा कि वो मेरी माँ को अगवा का मुकदमा दर्ज भी कर सकते हैं और उनके पास काफी सबूत है कि वो मुझे लेकर रूपोश हो गई थी और मेरी माँ पर मुकदमा भी चलाया जा सकता था। ये तमाम बातें सुनकर मैं खौफजदा हो गई थी। उनकी बात अपनी जगह सही थी।
रूपोश तो हम लोग वाकई हो गए थे। कानूनी तौर पर तो मेरे वालिद का भी मुझ पर उतना ही हक था जितना मेरी वालदा का है। मैंने उनके साथ जाने की हामी भर ली थी, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती थी। मैं पाकिस्तान में ही रहना चाहती हूँ। इस लड़की की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा कि ठीक है, अगर तुम जाना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे वालिद को सरहद पार करवा दूंगा और इस तरह से करवाऊंगा कि दोबारा वो पाकिस्तान दाखिल नहीं हो सकेंगे। खुफिया तरीके से तो दूर की बात, मैं इनके खिलाफ इस तरह के सबूत इकट्ठे करूंगा कि वो जायज़ तरीके से भी पाकिस्तान कभी कदम नहीं रख सकते। फिर क्योंकि एक बार जो नाजायज़ तरीके से सरहद पार कर ले तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। वो मुझे बस देखती रही। उसने कहा कि ये बात तो ठीक है कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन ये सवाल है कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों करोगे। उसका सवाल सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि मैं उसे क्या जवाब दूं। मैंने सोचा यही लम्हा है कि मैं उसके सामने अपने दिल की बात रख दूं और उसके बाप को सरहद पार करवाने के बाद उसको यहाँ पर रखूं और उसे शादी कर लूं। लेकिन ये बात तभी मुमकिन थी जब भी वो मेरे साथ रहना चाहे। जब उसने दोबारा से अपना सवाल दोहराया तो मैंने कहा कि मैं उससे मोहब्बत कर बैठा हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि उसे मेरी बात सुनकर गुस्सा आएगा, लेकिन मेरी बात सुनकर तो उसकी आंखें चमक गईं। उसने कहा कि तुम भी मुझे अच्छे लगने लगते हो। उसकी बात सुनकर मैं खुशी से सरशार हो गया। उसने कहा कि तुम मेरे बाप को सरहद पार करवा दो और किसी तरह मुझे यहाँ रहने दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं मंसूबा तैयार करता हूँ। और मैं सुबह ही यही किया कि उसके बाप से कहा कि हमें यहाँ से निकलना है। यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है, लेकिन जिस जगह से हमें गुजरना है वो सुरंग बहुत ही छोटी है और वहां से बैक वक्त सिर्फ 2 ही लोग मुश्किल से गुजर सकते हैं। और इसलिए पहले मैं आपको सरहद पार करवाऊंगा, उसके बाद आपकी बेटी को, क्योंकि अगर मैं आप दोनों को साथ में भेज दिया तो आगे कहाँ जाना है ये आप लोगों को मालूम नहीं और कौन से रास्ते हैं ये भी मालूम नहीं। इसलिए मैं आप दोनों को बारी बारी सुरंग से पार करवा दूंगा और इसके बाद ही आपको आगे का रास्ता दिखाकर आपके घर तक का जाने का रास्ता दिखाऊंगा। मुझे लगा कि वो बुढ़ा आदमी मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन उसने मेरी बात फौरन से मान ली थी। शायद उसे वापस जाने की बहुत जल्दी थी और उसको मुझ पर एतमाद भी था। मैंने ऐसा ही किया। पहले उसको एक तंग जगह से गुजारा और फिर खुद गुजर गया और उसको कहा कि अभी तुम यहाँ पर रुको, मैं तुम्हारी बेटी को लेकर आता हूँ। और मैं वापस आया और वापसी का रास्ता बंद कर दिया। मैंने आकर उसकी बेटी से कहा कि हमारा काम हो गया है। मैंने तो तुम्हारे बाप को सरहद पर करवा दी है और उसकी वापसी का रास्ता बंद कर दिया है। वो वापस नहीं आ सकता है। ये जगह वो भूल गया है। जैसे अगर वो वापस आना भी चाहे तो इसे यहाँ का रास्ता समझ में नहीं आएगा। इसे आगे हिंदुस्तान है और अपने मुल्क के रास्ते तो वो जान ही जाएगा, क्योंकि वो भारतीय शहरी है और उसके पास दस्तावेजात मौजूद हैं। इसलिए अगर वो वहाँ फौज ने उसे देख भी लिया तो उसके लिए मसला नहीं होगा। वो लोग इसे छोड़ देंगे, ये समझ कर के वो अपने घर का रास्ता भूल गया था। इस लड़की को मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि तुम तो बहुत ही अक्लमंद हो। मैं तो तुम्हें एक आम सा इंसान समझ रही थी, लेकिन तुम्हारी प्लानिंग बहुत अच्छी है और तुम्हें यकीनन बहुत तजर्बा भी है इस काम का। इसके बाद मैं उसे अपने घर ले आया और हम दोनों बहुत खुश थे। दिन हमने हंसी खुशी गुजार लिया था और मुझे रात का इंतजार था, लेकिन सोच रहा था कि शायद वो निकाह से पहले मुझे करीब नहीं आने देगी। लेकिन मैं इसकी कुर्बत के लिए बेताब था। रात हुई तो मेरी बेताबियां अरूज पर थी। वो कमरे में सोने के लिए गई तो मैं खुद पर काबू ना रख सका और कमरे में चला गया। मुझे देखकर वो सीधी होकर उठ बैठी। वो मुझसे पूछने लगी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं इस कदर बेकरार था कि मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और किसी भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ा कि अचानक से उसके जिस्म से कुछ ऐसा निकलने लगा कि मेरी चीख निकल गई। मैं देखकर हैरान हो गया तो अगले ही पल उसने ऐसी हरकत कर दी कि मैं लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। इससे पहले कि मैं उससे कोई सवाल जवाब करता, मेरा सर चकराने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं जमीन बोस होकर गिर पड़ा और मुझे कोई होश नहीं था। मैं होशो खर्च से बेगाना हो चुका था। मेरी आंख खुली तो मैं एक बहुत बड़े अस्पताल में था। मैंने देखा कि यह अस्पताल मेरे गांव का नहीं था, ना ही मेरे इलाके का था। मेरा इलाका तो बहुत छोटा सा था और वहां से छोटा सा इसका पता था। तो मैं अचानक से इतने बड़े अस्पताल में कैसे आ गया। मैं इतने बड़े अस्पताल की छत को देख रहा था कि अचानक मेरे जहन में झमाका सा हुआ। सामने मिलिट्री हॉस्पिटल के अल्फाज पढ़कर तो ऐसे लगा कि सारी की सारी छत मेरे सर पर आन गिरी हो। और एकदम से मैंने अपनी दाईं जानिब देखा तो एक फौजी जवान खड़ा था। उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था और वह मुझे ही देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अचानक यहाँ पर कब और कैसे लाया गया था। इससे पहले कि मैं कोई सवाल करता, कुछ पूछता, अचानक दरवाजा खुला और वो अंदर आई। और जिस हालत में वो अंदर आई थी उसे देखकर तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जिससे मैं सरहद पार करवाने के लिए लेकर जा रहा था। लेकिन जिस हालत में वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, मुझे अपनी अकल पर मातम करने का दिल चाहा था। मैं कैसे इस लड़की के हाथों बेवकूफ बन गया था। मैंने उससे कहा कि मुस्कान, तुम यहाँ इस हालत में, तुम आखिर हो कौन? तो उसने मुझसे कहा कि मैं मेजर मुस्कान हूँ और अपने पाक फौज की वफादार हूँ। उसके अल्फाज तो मेरे सर पर किसी आसमान की तरह टूट कर गिरे थे। हाँ, वो फौज से ही ताल्लुक रखती थी और उसने फौजियों वाला लिबास पहना हुआ था, वही साड़ी जो अक्सर फौज की यूनिफॉर्म में था।
मैं कैसे धोखा खा गया था, मुझे खुद पता नहीं था। उसने कहा मुझसे कि हमारा ये प्लान था और हमारा प्लान कामयाब हो गया। हमें काफ़ी अरसे से ये बात मालूम हो चुकी थी कि एक शख्स है जो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से लोगों को सरहद पार करवाता है। वहाँ के लोगों को पाकिस्तान लेके आता है और पाकिस्तान के लोगों को वहाँ भेज देता है। जब हमने पाकिस्तान में इसकी तफ्तीश शुरू की तो हमें पता चला कि तुम ही वो शख्स हो और अब हमने एक प्रॉपर प्लान तरतीब दे दिया था। और मैं पकड़ने के लिए, क्योंकि तुम्हें खदशा हो गया था, शायद तुम दुश्मन फौज से मिले हुए हो, ये हमें खदशा भी था और इनकी मदद तुम्हें हासिल होगी, इसलिए हमें फूंक फूंक कर कदम रखना था। मैं बस ये जानना चाहती थी कि तुम कितने पानी में हो और तुम किसके लिए काम कर रहे हो। हमें ये शक था कि तुम दुश्मन के फौज के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कुछ दिन तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम किसी के जासूस हो नहीं, ना ही तुम दुश्मन की फौज के जासूस हो। बस तुम्हें सिर्फ पैसे से गर्ज है और तुम्हें पैसे मिलते हैं, इसके एवज तुम सरहद पार करवा देते हो। लेकिन कभी तुमने ये सोचा है कि तुमने अपनी पाक सरजमीन का कितना नुकसान किया है? इसकी बातें मेरा दिमाग उलझा रही थी। मैंने कहा कि मेरा मकसद पाक सरजमीन के साथ धोखा करना नहीं था। मुझे बस इस काम के पैसे मिलते थे और मैं पैसे की खातिर ही सब कुछ कर रहा था। तो उसने कहा कि कितने पैसे मिलते थे तुम्हें? मैंने कहा कि 10 लाख रुपए। तो उसने कहा कि बस चंद रुपयों की खातिर तुमने पाक सरजमीन के साथ धोखा किया। मैंने कहा कि मैंने क्या बुरा किया? बस लोगों को सरहद ही पार करवा देता था। जिनको वीज़ा नहीं मिलता था या किसी मजबूरी के तहत वो यहाँ नहीं आ सकते थे, यहाँ से नहीं जा सकते थे, मैं इनकी मदद करता था और बस। उसने कहा कि तुम्हें अंदाजा भी है कि जिन लोगों को तुम सरहद पार करवाते थे वो लोग कौन हैं? अपनी पाकसर जमीन पर वहाँ के लोगों को तुम यहाँ का रास्ता दिखाते हो। मैं तुम्हें बताती चलूं कि तुमने बहुत सारे हिंदुस्तान के दहशतगर्द और जासूसों को इस मुल्क में दाखिल करवाया है, जो कोई ना कोई मजबूरी लेकर तुम्हारी मदद मांगने आते थे और तुम इनकी बातों को सच समझते हुए इन्हें सरहद पार करवाते थे। और वो लोग इस मुल्क में दाखिल होकर यहाँ का सुकून बर्बाद कर देते थे। यहाँ पर बम धमाके करवाते थे और न जाने कितनी कीमती जानें इस जमन में ज़ाया हो जाती हैं। तुम इन सब के कातिल हो और कत्ल में शामिल हो, जिनकी जान धमाकों में गई है। क्या जवाब दोगे तुम इन लोगों को, जिनके प्यारे चले गए? क्या जवाब दोगे तुम अपने रब को इस गद्दारी के बारे में? उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ, मैंने आज तक सब पैसे के लिए किया था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं किसको अंदर लेके आ रहा हूँ और किसको यहाँ से निकाल रहा हूँ। इस वक्त तो मेरा किसी पर भी ध्यान नहीं गया था। मेहनत से कमाए गए इतने पैसे ज़ाया नहीं थे। एक शख्स मुझे कुछ लाख रुपया देता था और चंद रुपयों के एवज में उसे सरहद पार करवा देता था। मैं बचपन से सरहद पर रहता था और यहाँ के रास्तों से वाकिफ था। पहली बार जब 12 साल की उम्र में मैं खेलते खेलते सरहद पार कर गया था और मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मैं सरहद पार कर आया हूँ। और जब मुझे अपने सामने चक्रवी यूनिफॉर्म दूर खड़े फौजियों को देखा तो मेरी रूह लरस गई कि मैं सरहद पार कर चुका था, यानी कि जो बॉर्डर लाइन थी उसे अबूर कर चुका था। लेकिन ऐसा कैसे हो गया, मैं खुद भी नहीं पता था। तब मुझे अंदाजा हुआ कि इस तरफ शायद सिक्योरिटी बराए नाम ही थी। अगर खुफिया जगह कोई से पार करवाता बॉर्डर तो आसानी से कर सकता था, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। सिर्फ बॉर्डर ही पार किया जा सकता था, आगे जाकर बहुत सारे मसले मसाइल पेश आ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे रास्तों से वाकिफ होता चला गया। मैं घर में बैठने वाला बच्चा नहीं था, हर वक्त ही तो बाहर रहता था और मेरा दिमाग दूसरे बच्चों की निस्बत कुछ ज़्यादा ही काम करता था। लेकिन मेरा ये दिमाग मस्बत सोचों की बजाय मनफी सोचों की तरफ जाने लगा था। मैं कब और कैसे इस काम में पड़ गया मुझे अच्छी तरह से याद भी नहीं है, लेकिन अब याद है इतना कि मुझे इस काम के बहुत सारे पैसे मिलते थे। जिन लोगों को मैं सरहद पार करवाता था, मुझे मालूम भी नहीं था कि वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और सरहद पार करने का इनका क्या मकसद था। लेकिन वो हर बार ही कोई ना कोई मजबूरी लेकर मेरे सामने आते थे और मेरे सामने इस कदर मजबूरियां बयान करते थे, जैसे कि वो वाकई में मुझे फिक्र है कि कहीं इंसान गलत इस कान को सरहद पार न करवा दूं। लेकिन मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं थी। मेरा मतलब सिर्फ पैसे से था। इनमें से अक्सर की तादाद इन लड़कों की होती थी जिन्हें किसी पाकिस्तानी लड़की से मोहब्बत हो जाती थी और वो इस लड़की को लेने के लिए सरहद पार करते थे, फिर इसको वापस लेकर जाने के लिए सरहद पार करते थे। इसके अलावा ऐसी औरतें भी थी जिनके शौहर हिंदुस्तान में रहते थे और इनको घर वापस आने नहीं मिलने देते थे। इस तरह के शौहर अपनी बीवियों को लेने के लिए यहाँ आते थे और फिर मैं इनको सरहद पार करवा देता था। मुख्तसर ये कि इतने सालों में मैंने बहुत सारे लोग देखे थे जिनके अलग अलग मसले मसाइल थे। मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने अनजाने में बहुत बड़ा नुकसान कर दिया और अब मैं इस नुकसान का ज़ाला करना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने इससे कहा कि क्या मुझे सज़ा होगी, क्या मुझे एक मौका नहीं मिल सकता? उसने कहा कि कैसा मौका? मैंने कहा कि मैं बहुत सारे रास्तों से वाकिफ़ हूँ, बहुत सारे राजों से वाकिफ़ हूँ। अगर मुझे पाकिस्तान में सिपाही के तौर पर रखा जाए तो मैं इस सरजमीन का कर्ज चुका सकूंगा और जो नुकसान मैंने किया उसका ज़ाला कर सकूंगा। मैं वाकई ऐसा करना चाहता हूँ। मुझसे गलती हो गई है तो इसको सुधारने में मेरी मदद करो। उसने कहा कि नहीं, अब तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा और तुम्हें सज़ा होगी। मैंने कहा कि मैं सज़ा से नहीं डरता, ना ही मौत से डरता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बातों से मुझे एहसास दिलाया कि मैं अब तक कितना नुकसान कर चुका हूँ।
मैं बस सिर्फ और सिर्फ इस नुकसान का उजाला करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। इस लड़की ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और ऊपर बात करूंगी। मेजर मुस्कान ने मेरी मदद की और वाकई में मेरी बहुत मदद की और बहुत छानबीन के बाद मुझे सिपाही के तौर पर रख लिया गया। इसके बाद मैंने अपनी सारी खिदमत पाक सरजमीन के लिए वक्फ कर दी थी। मैंने बहुत मेहनत की और दुश्मन के बहुत सारे राज यहाँ तक लेकर आया और सारे अफसरान मुझसे खुश हो गए और मुझे इज्जत भरी जिंदगी मिली। फिर मेरी मेहनत और तरक्की को देखकर मेजर मुस्कान ने मुझसे शादी कर ली और हम दोनों एक साथ जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन हमारी नौकरी ऐसी थी कि हम साथ रहकर भी साथ नहीं रह पा रहे थे। मुल्कों मुल्कों घूमता रहता था मैं काम के सिलसिले में। कभी मुझे कहीं जाना भेजा जाता तो कभी कहीं भेजा जाता और मुस्कान की ड्यूटी भी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन हम खुश थे कि आज हम मियाँ बीवी थे और मेरी जिंदगी भी संवर गई थी। मेरे साथ तो मौजज़ा ही हुआ था और कहाँ मेरा कोर्ट मार्शल होने जा रहा था और कहाँ अल्लाह ने मुझे इज्जत की जिंदगी दी थी। ये शायद सिर्फ इसलिए था कि मेरी नीयत में खोट नहीं था। मुझे लगता है कि आम लोग हैं हम, जिनको वीज़ा नहीं मिलता है, इसलिए ये लोग सरहद पार करवाने के लिए गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनमें से कोई जासूस भी हो सकता है। मेरी नीयत साफ थी, इसलिए अल्लाह ने मेरी मदद की और मुझे अपने किए पर पछतावा था और शर्मिंदगी थी और मैं अपने गुनाहों का उजाला करना चाहता था। लेकिन कोई भी काम गद्दारी से नीयत से नहीं कर रहा था। मगर मुझसे जाने अनजाने में बहुत कुछ गलत हो चुका था, जिसका उजाला बहर सूरत मुझे करना ही था।